चलो स्क्रीन क्लास को शुरू करते हैं। अच्छा, लास्ट फ्राइडे पे हमने जो है ना डेयरी साइंस को खत्म किया हुआ था। आज हमने पढ़ना है मीट साइंस। ठीक हो गया? मीट ये हमारे पास एकेडमिक में एपीटी में कनेक्टेड होता है, डेयरी और मीट, बट यहाँ पे एज इंडियन सिलेबस को फॉलो किया जाता है, तो उसके हिसाब से जो है ना डेयरी और मीट को अलग अलग रखा गया है। तो मीट साइंस, मीट के बारे में, स्लाटर हाउस, इन चीज़ों से क्या क्या चीज़ें हैं उनको पढ़ते हैं। सबसे पहले ये अहम टेबल है। यहाँ से 2025 में मैंने लास्ट फ्राइडे पे बताया था, दो क्वेश्चन आए थे। ठीक हो गया? कि डिफरेंट एनिमल्स के मीट के बारे में। तो हम जो है ना लोकली तो बोलते रहते हैं, बट आपने याद रखना है इनके स्पेसिफिक नाम क्या होते हैं डिफरेंट एनिमल्स के मीट के। गोट का जो मीट होता है उससे क्या कहा जाता है? चीवन। ठीक हो गया? चीवन कहा जाता है, बट हम जो है लोकली इसको क्या, मटन बोलते हैं। बकरे के गोश्त को या बकरी के गोश्त को हम क्या कहते हैं? मटन कहते हैं, बट मटन नहीं कहा जाता। पेपर में आ जाए तो आपने याद रखना है चीवन कहा जाता है गोट के मीट को। शीप के मीट को मटन कहा जाता है। ठीक हो गया? ये तो उल्टा हो गया। तो ये आपने ध्यान देना है, भले आप जो है ना ऐसे बोलते रहे, बट पेपर के हवाले से आपने ये दोनों याद रखने हैं। चीवन कहा जाता है गोट के मीट को, और शीप के मीट को मटन कहा जाता है। ठीक हो गया? कैटल का जो मीट होता है उससे कहा जाता है बीफ, और बफेलो का जो मीट होता है उससे बफिन कहा जाता है, या केरा बीफ। ये दोनों इसके नाम है। ठीक हो गया? केरा बीफ या बफिन, कोई भी आ जाए, बात एक ही होगी। और पिग का याद रखने की जरूरत नहीं है, पोर्क कहा जाता है इसको, बट यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। पोल्ट्री का भी याद रखने की जरूरत नहीं है, पोल्ट्री के लिए नाम दिया जाता है वाइट मीट। ठीक हो गया? ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो यूनिक नेम है पेपर में वो आते हैं। सही हो गया? यूनिक नेम अभी आपको ये तीन नजर आएंगे। तीन में से एक ये वाला एसपीएससी पूछ चुका है लास्ट पेपर में, काफ का मीट। ठीक हो गया? ये यूनिक नेम है। बाकी गुजारा हो जाता है ऑप्शन दे के। रेबिट का आपने याद रखना है, इसके मीट का जो नाम है वो है गेम। ठीक हो गया? जो गेम खेली जाती है वो नहीं है, बट इसका नाम ऐसे रखा गया है गेम। ठीक हो गया? ये आपने याद रखना है, ये यूनिक नेम है। और पेपर के हवाले से यही इंपॉर्टेंट है कि रेबिट के मीट को क्या कहा जाता है? गेम कहा जाता है। काफ तो आपका आ चुका है अभी रिसेंटली, ये फिर दोबारा तो कॉपी पेस्ट नहीं होगा, बट पढ़ा देता हूँ। व्हील कहा जाता है काफ के मीट को। क्या कहा जाता है? व्हील कहा जाता है। जो जो है क्या कहते हैं, डियर वगैरह होते हैं, एंटीलोप्स, ये भी एनिमल्स हैं, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वेनिसोन इसे कहा जाता है। तो ये आपने रेबिट याद रखना है अभी नेक्स्ट पेपर के लिए। रेबिट का नाम थोड़ा सा जो है ना इम्पोर्टेंट है। और गोट का चीवन, शीप का मटन, केटल के मीट को बीफ कहा जाता है। बफेलो का पूछ सकते हैं, बफेलो में भी आपको बीफ दे सकते हैं, बट आपने ये दो नाम जहन में बिठाने हैं। बीफ नहीं कहा जाता, बफिन कहा जाता है, या केरा बीफ। अभी कोई भी ऑप्शन में आ जाए वो वहां पे देखना होगा, बीफ नहीं करना है बफेलो के मीट को। ठीक हो गया? केरा बीफ या बफिन, बाकी लोकली आप जो भी बोलते रहे वो उससे कोई लेना देना नहीं है। बाकी ये आपने नाम याद रखने हैं कि इनके मीट को क्या कहा जाता है, इनका डिफरेंट सबका कलर याद रखने की जरूरत नहीं है। एक कलर हम याद रखें। अभी ड्रेसिंग परसेंटेज समझते हैं, इससे क्या कहते हैं, ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया? एक मिनट, ये शफकत का मैसेज है कि ज्वाइन नहीं हो रहा। अच्छा, अभी ड्रेसिंग सबसे पहले समझते हैं, कारकेस किसे कहा जाता है। ये वर्ड आपने इसमें सुना होगा, कारकेस। ठीक हो? कारकेस क्या होता है इसको समझते हैं, फिर ड्रेसिंग परसेंटेज आपको समझ आएगी। सही हो गया? अभी जो एनिमल फॉर सपोज जिंदा है, जो उसमें स्किन भी है, हेड भी है, ब्लड है, स्टमक में चीजें हैं, लेग्स है, ये सारा एक जिंदा जानवर है। जब इसे स्लॉटर किया जाता है तो इसके कुछ पार्ट्स को रिमूव किया जाता है। सही हो गया? तो जो मीट बचता है उसे कारकेस कहा जाता है।
जैसे हेड वगैरह स्किन वगैरह को भी हम रिमूव करते हैं, गोश्त निकालते हैं, तो उसको जो मीट बचता है स्लॉटरिंग के बाद उससे कारकेस वर्ड दिया जाता है। सही हो गया, तो ये कारकेस होता है। अभी ये ड्रेसिंग परसेंटेज क्या होती है कि ये मीट के बारे में बताती है कि जो एनिमल को स्लॉटर किया गया उसके बाद इसका जो है ना वेट कितना है, और कंपेयर किया जाता है जो इसका लाइव एनिमल का वेट था। तो इन दोनों को कंपेयर किया जाता है, फिर निकाली जाती है ड्रेसिंग परसेंटेज, उससे कहा जाता है। फॉर सपोज एग्जांपल से अगर हम इसको समझें कि एक एनिमल है, उसका 100 kg वेट है। ठीक हो गया, जब उसको स्लॉटर किया गया या ज़िबह किया गया, उसके बाद जो उसका मीट है या कारकेस है उसका वेट है 50 kg, तो उसकी ड्रेसिंग परसेंटेज हम 50 लेंगे, 50 लेंगे। सही हो गया। तो 100 क्या थी पहले जिंदा जानवर की जो है ना उसका वेट था, उसमें जाहिर है हेड भी था, लेग्स भी थी, बोन्स भी थे, सब कुछ था, तो उसको मिला के वो 100 kg था। बट उसका कुछ चीजें हम जाहिर है निकालते हैं जब उसकी स्लॉटरिंग होती है, तो जो चीज बचती है उसको कारकेस कहा जाता है, फिर उसका जो वेट होगा उसको कहा जाता है ड्रेसिंग परसेंटेज। ठीक है। जैसे अब यहाँ पे लिखा हुआ है गोट का 49, तो जब उसका मीट वगैरह निकाला गया तो उसका 49% वेट आया था। तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने याद रखनी है कि भाई हमें याद रखनी है ये भी, तो आप पोल्ट्री की याद रख लें पेपर के हवाले से। पोल्ट्री की वो पूछ सकता है कि ड्रेसिंग परसेंटेज क्या होती है, तो वो होती है 70+, जो भी आपको ऑप्शन में मिले वो करना है। यहाँ पे ये देखो ना, एवरेज है 72, कहाँ पे 75 भी है, 79 भी है। तो 70+, जो ऑप्शन आपको मिल जाए, दो तो आपको 70+ कभी नहीं देगा, एक ही देगा, तो वो आपने याद रखना है। यहाँ ये जहन में बैठा है, यहाँ पे 72 है बट ये एग्जैक्ट कॉपी नहीं करेगा बार, वो 70s में कोई ऑप्शन दे देगा। तो आपने याद रखना है 70+ होती है पोल्ट्री के मीट की ड्रेसिंग परसेंटेज। ठीक हो गया। तो वो अभी 72 आ जाए, 73 आ जाए, कोई भी आ जाए, वो काम चल जाता है। सही हो गया। तो आपने अगर याद रखनी है तो पोल्ट्री की याद रखनी, क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा होती है, जो है ना बाकी एनिमल्स की कम होती है। तो ये ड्रेसिंग परसेंटेज भी समझाती है आपको, बाकी इनके जो है ना नेम वगैरह। कंपोजिशन क्या है, 72% वाटर होता है मीट में, 28% जो है ना बाकी चीजें होती हैं जिसमें प्रोटीन फैट ये चीजें आ गई, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। ये आपने एमसीक्यूज याद रखना है। ब्राइट रेड कलर जो होता है मीट का, ये किसकी वजह से होता है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। वो है ऑक्सी मायोग्लोबिन। अभी मीट में ये मायोग्लोबिन प्रोटीन होती है, उसकी वजह से, जैसे ब्लड में हेमोग्लोबिन होती है तो उस लिए उसका कलर रेड होता है, ऐसे ही मीट में ये मायोग्लोबिन होता है मसल्स में, फिर उससे ये ऑक्सी मायोग्लोबिन की वजह से ब्राइट रेड कलर होता है। तो ये डायरेक्ट एमसीक्यू से कि मीट का ब्राइट रेड कलर किसकी वजह से होता है, तो वो होता है ऑक्सी मायोग्लोबिन। एक चीज ये याद रखनी है। ठीक हो गया। बाकी ब्राउन कलर, पिंक कलर ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ये ब्राइट रेड कलर आपने याद रखना है कि मीट का क्यों होता है, ऑक्सी मायोग्लोबिन की वजह से होता है। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है बट पढ़ लेते हैं, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। ये क्या है, मीट की कुछ जो है ना डिफरेंट जो है ना चीजें हैं। पेल सॉफ्ट एक्सटिव मीट, जैसे पीएसी या वाटर, ये पिग में होता है। किस में होता है, पिग में होता है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये क्या होता है कि जब पिग होगा स्ट्रेस में, पिग क्या होगा, पिग जो है फॉर सपोज जाहिर है कुछ कंट्रीज पिग को खाते हैं, ईट करते हैं ना, उनके यहाँ हिलाल है, तो वो जब उसकी स्लॉटरिंग करते हैं, अगर उससे पहले एनिमल जो है किस में होगा, स्ट्रेस में होगा, तो उससे जो है ना उसके मीट का कलर पेल हो जाता है, पेल या सॉफ्ट कलर का हो जाता है। तो जो है ना ये खाने के लिए अच्छा फिर नहीं होता, कुकिंग के लिए। ठीक हो गया, जो पिग कंट्रीज खाते हैं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपने याद रखना है पेल सॉफ्ट ये किस में होता है, पिग में होता है। ये किससे होता है, स्ट्रेस अगर एनिमल को दिया गया है स्लॉटरिंग से पहले, तो उसमें होता है। ये मोस्ट कॉमनली पोर्क में होता है। हम याद रखते हैं ये डीएफडी। ये क्या होती है, मीट की कंडीशन, इसे कहा जाता है ड्राई फर्म एंड डार्क मीट। यह भी मीट का कलर चेंज हो जाता है नॉर्मली। ये किस में होता है, बीफ एनिमल, ये कैटल बफेलोज का जो मीट होता है उनमें जो है ना ये देखा जाता है। अभी ये क्या होता है कि ये जब एनिमल को आपने स्लॉटरिंग से पहले कुछ नहीं खिलाया या कुछ पिलाया नहीं, या ट्रांसपोर्टेशन की वजह से वो उसमें फटीग आ गई। काफी कंडीशंस में ऐसे होता है कि जो स्लॉटर हाउस होते हैं उनके यहाँ एनिमल्स बाहर से लेके आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की जाती है, तो लॉन्ग डिस्टेंस से फॉर सपोज तो एनिमल थक जाता है। एक तो ये कंडीशन होगी, यहाँ अगर आपने स्लॉटरिंग से पहले वो हम नीचे पढ़ेंगे,
लेरेज में जहाँ पे एनिमल को 24 घंटे रेस्ट दी जाती है स्लॉटरिंग से पहले, उसे लेरेज कहा जाता है। ये नीचे आएगा, टर्मिनोलॉजी हम पढ़ेंगे। तो स्लॉटरिंग से पहले आपने उसे कुछ खिलाया पिलाया नहीं, भूखा था, फिर आपने उसको ज़िबह कर दिया। उसका जो गो मीट होगा उसका कलर ड्राई हो जाएगा या डार्क कलर का हो जाता है। ठीक हो गया। तो ये आपने याद रखना है, ये कैटल बफेलो उसके मीट में होता है ड्राई फॉर्म एंड डार्क मीट। किसकी वजह से होता है? जब वो ट्रांसपोर्टेशन जो है ना ज्यादा हो, या उसे जो है ना स्लॉटरिंग से पहले फीडिंग वगैरह या फीड वगैरह ना दी जाती है। सही हो गया। तो ये चीजें इसमें आपने याद रखनी है। उसके बाद हम आते हैं, ये प्रॉपर्टीज वगैरह मीट की याद नहीं रखनी है। एंटीमॉर्टम इसको समझते हैं, एंटीमॉर्टम किससे कहते हैं, ये डेफिनेशन भी आ सकती है। एंटीमॉर्टम का मतलब होता है बिफोर डेथ या बिफोर स्लॉटर। आप यहाँ पे इसलिए इसको इस तरीके से समझे कि इंस्पेक्शन की जाती है लाइव एनिमल की बिफोर स्लॉटरिंग, तो उससे कहा जाता है एंटीमोर्टम। ठीक हो गया। एंटीमोर्टम क्या होता है? ये स्लॉटरिंग का जो है ना मीट साइंस की टर्मिनोलॉजी है कि जब जिंदा जानवर को स्लॉटरिंग से पहले इंस्पेक्शन की जाए, उसकी उसका जो है ना देखभाल की जाए, चेक किया जाए कि ये बीमार तो नहीं है या इसमें कोई इश्यू तो नहीं है, तो उसको कहा जाता है एंटीमोर्टम। ठीक हो गया। तो ये डेफिनेशन भी आपने याद रखनी है कि इंस्पेक्शन का काम होता है लाइव एनिमल का बिफोर स्लॉटरिंग। स्लॉटरिंग से पहले कोई डॉक्टर वगैरह एनिमल को सर्च करता है, इंस्पेक्शन उसकी करता है कि ये कहीं पे इसमें कोई इश्यू तो नहीं है। अभी वो उसके इश्यू हम नीचे पढ़ते हैं। ठीक हो गया। तो उससे कहा जाता है एंटीमोर्टम। ठीक हो गया। एंटीमोर्टम की आपने डेफिनेशन याद रखनी है। उसके बाद अभी इमरजेंसी स्लॉटरिंग किसकी होगी? कि फॉर सपोज कोई एनिमल में प्रॉब्लम है या कोई डिजीज है, तो इनकी डिफरेंट कंडीशंस दी हुई हैं कि इमरजेंसी किसकी होगी, कैजुअलिटी किसकी स्लॉटरिंग होगी, अनफिट स्लॉटर के लिए कौन होगा, डिले कौन सी होगा। तो यहाँ पे जो चीज हम याद रखेंगे बता देता हूं, बट ये अनफिट वाली याद रखनी है हमें कि अनफिट स्लॉटरिंग के लिए कौन कौन से एनिमल होते हैं। इमरजेंसी में क्या है? अक्यूट पेन है, बहुत ज्यादा पेन है एनिमल को, फ्रैक्चर हो गया है लेग्स में, ये डिजीजेस हम पढ़ेंगे, शीप की डिजीज है, गोट की। मेडिसिन में प्रेगनेंसी टॉक्सिमिया एंड एंटीरोटॉक्सिमिया उसे कहा जाता है, ये बैक्टीरियल डिजीज है। ये अगर देखी जाती हैं एनिमल में, क्योंकि एंटीमोर्टम है ना, एंटीमोर्टम में क्या है कि हम उसको इंस्पेक्शन उसकी कर रहे हैं, कि इंस्पेक्शन में अगर हमें ये प्रॉब्लम्स मिलते हैं, कोई बहुत ज्यादा पेन है या फ्रैक्चर हो चुका है, तो हम उसकी स्लॉटरिंग बहुत जल्दी करेंगे। क्या करेंगे? जल्दी करेंगे, ताकि जो है ना मसाला ज्यादा ना बढ़ जाए। तो इन प्रॉब्लम्स में होता है। फिर ये कैजुअलिटी में क्रोनिक कोई प्रॉब्लम है, पैरालिसिस है, तो जो है ना इसको नहीं, ये आपने याद रखनी, अनफिट किस कंडीशन में स्लॉटरिंग की जाती है, कि मतलब किस एनिमल को डिक्लेयर किया जाता है कि ये स्लॉटरिंग के लिए अहल नहीं है, एलिजिबल नहीं है, अनफिट है। तो वो आपने याद रखना है। अगर रेबीज आपको नजर आती है, क्योंकि एंटीमोर्टम में फिर बता रहा हूं कि आप क्या कर रहे हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं या डायग्नोसिस कर रहे हैं या एनिमल को चेक कर रहे हैं, ठीक है, उससे एंटीमोर्टम कहा जाता है। रेबीज का कंडीशन है, एंथ्रिक्स ये भी बीमारी है, ये भी जूनोटिक प्रॉब्लम है, और ब्लैक क्वार्टर है, हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया है, या एफएमडी है, या टेटनस है। ये सारे प्रॉब्लम अगर मिलते हैं एनिमल में, तो वो एनिमल जो होगा स्लॉटरिंग के लिए अनफिट होगा, उसकी स्लॉटरिंग नहीं करेंगे आप। ठीक हो गया। उसको घर वापस भेजेंगे, या जो है ना कोई कंडीशंस होती हैं जैसे एंथ्रेक्स हो गई, तो फिर उसको मीट वगैरह को जलाया भी जाता है। तो ये आपने याद रखना है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि एंथ्रेक्स का मीट है अभी जो है ना वो स्लॉटरिंग के लिए फिट होगा या अनफिट होगा, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आ सकता है। ये कंडीशंस आपने याद रखनी, ये बीमारियां हैं, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे मेडिसिन में। एंथ्रेक्स क्या है, रेबीज क्या है, ब्लैक क्वार्टर क्या है, हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया, एफएमडी एंड टेटनस। ठीक हो गया। ये सारे प्रॉब्लम्स अगर एनिमल में देखे जाएंगे, तो उसको अनफिट डिक्लेयर किया जाता है। सही हो गया। तो ये आपने याद रखना है। तो यहां से ये है, बाकी इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है पेपर के हवाले से एंटीमोर्टम की, के इंस्पेक्शन बिफोर जो है ना स्लॉटरिंग, उसे क्या कहा जाता है, तो एंटी मोर्टम कहा जाता है। सही हो गया। उसके बाद ये मीट में कौन सी प्रोटीन्स होती हैं? मीट में प्रोटीन्स होती हैं, एक आपकी मायो फेब्राइलर प्रोटीन, सार्कोप्लाज्मिक प्रोटीन, ये कनेक्टिव टिश्यूज भी होते हैं, ये प्रोटीन्स हैं मीट में मौजूद होती हैं। यहाँ से ये हम याद रखते हैं, मायोफाइब्रल प्रोटीन्स कौन कौन सी हैं? ये वो प्रोटीन्स होती हैं जो मसल्स को
कॉन्ट्रेक्शन का काम करती हैं, ठीक हो गया। मसल्स के जो फाइबर्स होते हैं उनमें कॉन्ट्रेक्शन या जो मूवमेंट वगैरह हो रही है, ये वो प्रोटीन होती हैं जिनको मायोफाइब्रल प्रोटीन कहा जाता है। इसमें दो चीजें हैं जो पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट है, वो है एक्टिन एंड मायोसिन, ठीक हो गया। एक्टिन एंड मायोसिन से भी क्वेश्चन आ सकता है। ये प्रोटीन्स होती हैं मायोफाइब्रल, किसमें, मीट में। सार्कोप्लाज्मिक को याद रखने की जरूरत नहीं है, इसमें कुछ प्रो मायोग्लोबिन एंजाइम्स वगैरह होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये क्योंकि 50 to 60% ये प्रोटीन्स होते हैं मीट में, या उसकी ये कंपोजिशन होती है, बाकी ये कम होते हैं। तो इसलिए इसका जो है ना बता रहा हूँ, एक्टिन एंड मायोसिन का। ये क्या होते हैं, कंट्रेक्टाइल, कॉन्ट्रेक्शन का काम करते हैं। मसल्स में जो मूवमेंट हो रही है, कॉन्ट्रेक्शन हो रही है, ये एक्टिन और मायोसिन का काम होता है, ठीक हो गया। और ये क्या मायोसिन क्या होता है, ये मसल्स की कॉन्ट्रेक्शन को फोर्स करता है। इसकी पूरी डिटेल याद रखने की जरूरत नहीं है। एक चीज जो है ना इनकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है पेपर के हवाले से, वो क्या है, इनके नाम जो है, अदर नाम जो है, जो इनको कहे जाते हैं, वो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, वो बता रहा हूं। एक होती है डार्क बैंड, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, बता देता हूँ। डार्क बैंड, जिसको ए बैंड कहा जाता है। ये भी कभी क्वेश्चन नहीं है, बट क्वेश्चन ये बन सकता है वैसे एमसीक्यूज में, डार्क बैंड या ए बैंड। ठीक है, अगर ये पूछे कि इनमें से कौन सी है, ये एक्टिन है या मायोसिन है, तो इसलिए इसको कर रहे हैं। डार्क बैंड या ए बैंड किससे कहा जाता है, ये भी मसल्स का पार्ट होता है। और जो है ना, ये क्या होता है कि माइक्रोस्कोप में, मतलब ये डार्क सा नजर आता है, तब हम जज करते हैं कि ये प्रोटीन मौजूद है या नहीं, ठीक हो गया। ये इसकी वो है ना पहचाने का तरीका है। उस ये मौजूद होती है, आपने याद रखना है, इसमें होते हैं एक्टिन भी होता है और मायोसिन भी होता है। अगर पूछ ले डार्क या ए बैंड कौन सी है, ऑप्शन में आपको आ जाए, तो आपने याद रखना है ये एक्टिन भी होगी और मायोसिन दोनों होंगी, ठीक हो गया। एक्टिन एंड मायोसिन, मतलब इसमें जो मसल्स वगैरह होते हैं तो वो डार्क कलर के नजर आते हैं, इस तरीके से। दूसरी होती है आपकी लाइट बैंड। हाँ, एक्टिन थिन है और मायोसिन थिक है ना, तो वो मसल्स के ऊपर जो थिक होता है उसे मायोसिन कहा जाता है, और थिन होता है। तो ये डिटेल्ड है ना, ये डिटेल में आपसे नहीं पूछेगा, ये नाम पूछ सकता है। डार्क बैंड में ये दोनों आते हैं। और दूसरा होता है लाइट बैंड, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज अगर आएगा ना तो यहां से आ सकता है लाइट बैंड, या इसका अदर नेम है आई बैंड, इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आई बैंड। ये सिर्फ होती है एक्टिन में, ये थिन फिलामेंट्स होते हैं एक्टिन के। तो यहां से सिर्फ एक्टिन का पता चल जाए, तो ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट दे सकता है कि लाइट बैंड या आई बैंड किस में होती है, कौन सा प्रोटीन होता है, एक्टिन होता है या मायोसिन होता है। तो आपने याद रखना है ये एक्टिन होता है लाइट या आई बैंड में। ए बैंड या डार्क बैंड में ये दोनों नजर आते हैं एक्टिन। ये माइक्रोस्कोपिक कंपोजिशन है, सही हो गया, क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक कंपोजिशन है। बट ये क्वेश्चन वैसे बन सकता है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया डार्क बैंड या ए बैंड होती है मायोसिन एंड एक्टिन में, और लाइट बैंड या आई बैंड सिर्फ एक्टिन जो थिन फिलामेंट्स होते हैं, ठीक हो गया। बाकी इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो चीज है मीट से हवाले से, डिस्पोजल ऑफ कारकेस, कारकेस बता चुका हूं क्या है। अभी किस किन मेथड से कारकेस को ठिकाने लगाया जाता है या उनको डिस्पोज किया जाता है। दो मेथड्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, एक है ब्यूरल मेथड, दूसरा है बर्निंग मेथड, जिसे इंसिनरेशन कहा जाता है। अभी क्या होता है कि मीट या जो सॉरी कारकेस है, उसको किस तरीके से, फॉर सपोज अगर खराब है या जो है ना उसमें हमें ये कंडीशंस मिल गई, जैसे हमने एंटीमोर्टम की, उसके बाद भी हमने स्लॉटरिंग कर दी, कुछ मीट को रिजेक्ट किया जाता है ना, तो अभी उस मीट का क्या करें। तो उनके मेथड्स होते हैं कि आप या तो उसे मट्टी वगैरह में दफना दें, जिसे ब्यूरल मेथड कहा जाता है, सही होगा। ये मोस्ट कॉमन मेथड होता है कारकेस को डिस्पोज करने का। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कारकेस को डिस्पोज करने के लिए मोस्ट कॉमन मेथड कौन सा है या यूजफुल मेथड कौन सा है, कोई भी वर्ड दे दे जिसमें आपसे को इन तीनों में से ऑप्शन दे के इनमें से कौन सा अच्छा है, तो वो आपका होगा ब्यूरल मेथड। मतलब कि आप मीट को किसी जो है ना खाई वगैरह में फेंक दें और ऊपर मट्टी वगैरह डाल दें, ठीक हो गया। इसको ब्यूरल मेथड कहा जाए, जैसे दफनाने के सेंस में आप इसको समझ सकते हैं। तो वो होता है ब्यूरल मेथड। बर्निंग मेथड किन कंडीशंस में होता है, जब अगर एंथ्रेक्स की कंडीशन है, आपने एंटीमोर्टम में सही से इंस्पेक्शन नहीं की, मीट को आपने स्लॉटरिंग के लिए भेज दिया,
बट हमें पता चला, क्योंकि हम एंथ्रेक्स में पढ़ेंगे, फिर उस पर डार्क निशान आ जाते हैं, मीट पे पता चल जाता है जो वहां पे काम करता है कि यहाँ पे ये एंथ्रेक्स की कंडीशन है, फार सपोज। ठीक हो गया, अभी पता चल गया, अभी वो प्रेफरेबल तो नहीं है ना। अभी उसको किसी तरीके से मीट को कहीं पे इस जगह पे रखना है जहां से, क्योंकि एंथ्रेक्स जूनोटिक बीमारी है, क्या है, जूनोटिक है, ह्यूमंस में फिर आ सकती है। तो इसके मीट को जलाया जाता है, जिसे कहा जाता है बर्निंग मेथड। ठीक हो गया। सिर्फ एंथ्रेक्स का जो प्रॉब्लम है, उसमें अगर मीट का, उसका जो मीट होगा उसको बर्न किया जाता है, जलाया जाता है। कितने टेम्परेचर पे? 600 to 8 डिग्री सेल्सियस। ये आप सोच भी नहीं सकते कि ये कितना गर्म है। ठीक हो गया। 600 के 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया जाता है, जिस पे मीट को जलाया जाता है फौरन, क्योंकि ये स्पोर फिर वो इनसे निकलते हैं, बैक्टीरिया वगैरह, फिर ये ह्यूमंस में भी, ह्यूमंस को भी इफेक्ट कर सकते हैं, इसलिए इसको हाई टेम्परेचर पे बर्न किया जाता है। तो अगर पूछा जाए कि एंथ्रेक्स या बर्निंग में मेथड में कौन सी कंडीशन आती है, या एंथ्रेक्स के मीट को किस तरीके से डिस्पोज करेंगे, तो आपने याद रखना है बर्निंग मेथड थ्रू। बर्निंग मेथड उसको खत्म किया जाता है। और बाकी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, उनका अगर मीट है तो उनको दफनाया जाता है, या मट्टी वगैरह में खाई खोद के उसमें रखा जाता है, जिसे ब्यूरल मेथड कहा जाता है। ठीक हो गया, ये आपने याद। बाकी केमिकली भी है, केमिकली की ये कंपोजिशन याद रखने की जरूरत नहीं है पेपर के हवाले से। ठीक हो गया। उसके बाद प्रिजर्वेशन, जैसे हमने मिल्क डेयरी साइंस में भी पढ़ा था, पास्चुराइजेशन वगैरह, उसको प्रिजर्व कर रहे थे मिल्क को, तो मीट को भी जाहिर है प्रिजर्व किया जाता है। प्रिजर्वेशन क्या होती है कि किसी भी चीज की जो है ना स्पॉइलेज को बचाने के लिए, और उसकी लाइफ, शेल्फ लाइफ बोला जाता है, उसको बढ़ाने के लिए जो है ना प्रिजर्व, उसको प्रिजर्वेशन कहा जाता है। कि मतलब अगर कोई आप चीज रखना चाहते हैं और कहते हैं कि यार ये 2-3 दिन निकल जाए, तो जाहिर है अगर ऐसे ही नॉर्मली आप रखेंगे तो वो स्पॉइल हो जाएगी, खराब हो जाएगी। और जो है ना उसकी फॉर सपोज किसी प्रोडक्ट की जो है लाइफ है, वो है ही 1 दिन, आपको कहता है कि भाई 1 दिन के बाद खराब हो जाएगी। तो कुछ तो मेथड होंगे ना कि जिसकी मदद से आप उसकी लाइफ को इंक्रीज कर सकते हैं, तो उसे प्रिजर्वेशन कहा जाता है। ठीक हो गया। तो इसके दो मेथड होते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ मीट के। वैसे काफी होते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट दो मेथड होते हैं जिसकी मदद से मीट को भी प्रिजर्व किया जाता है, ताकि वो खराब भी ना हो और उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाए, ताकि आप, हम जो है उसको काफी दिन के लिए यूज कर सकें। ठीक हो गया। इसलिए आपको ईद उल अजहा का जो गोश्त होता है 1 साल तक मिलता है, वो इन मेथड्स की वजह से होता है। नंबर 1 मेथड क्या है? चिलिंग मेथड, जिसको कहा जाता है रिफ्रिजिरेशन मेथड या रिफ्रिजरेटर मेथड्स जो होते हैं। दूसरा है फ्रीजिंग मेथड। इनके आपने टेम्परेचर जहन में बिठाने हैं कि इनका टेम्परेचर कितना होता है, और फ्रीजिंग का टेम्परेचर। यहाँ से एमसीक्यू सिर्फ इनके टेम्परेचर से पूछा जाता है, और आपने वो याद रखना है, बट ये भी क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक हो गया। बट ये आगे हम जा रहे हैं ताकि ये क्वेश्चन निकाल सकता है। अभी चिलिंग या जो रिफ्रिजिरेशन मेथड होता है, इसमें टेम्परेचर रखा जाता है 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक हो गया। 4 डिग्री सेल्सियस पे मीट को कूल किया जाता है, ठंडा किया जाता है। इसका मकसद क्या होता है कि ये शॉर्ट टर्म प्रिजर्वेशन है, कुछ थोड़े टाइम के लिए प्रिजर्व किया जाता है। इसमें अगर उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ वगैरह होगी तो वो रुक जाती हैं, खत्म नहीं होती हैं। क्या हो जाती हैं? रुक जाती हैं। तो ये शॉर्ट टाइम के लिए प्रिजर्व जो मीट आप करते हैं, फॉर सपोज 2 दिन 3 दिन, इनके लिए, या जो है ना 15 दिन 20 दिन, उनके लिए ये टेम्प यूज किया जाता है चिलिंग मेथड। ठीक हो गया, जिसका टेम्परेचर है 4 डिग्री सेल्सियस। तो यहां से क्वेश्चन दो किस तरीके से आ सकते हैं कि कौन सा मीट को प्रिजर्व करने का मेथड है जो शॉर्ट टर्म प्रिजर्वेशन कहलाता है। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि शॉर्ट टर्म मीट को प्रिजर्व करने के लिए कौन सा मेथड है, तो चिलिंग। ठीक हो गया, जिसका टेम्परेचर है 4 डिग्री सेल्सियस। यहाँ दूसरा जो ग्रोथ को स्लो करता है, माइक्रोबियल ग्रोथ, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, स्पोर्स हैं, उनकी ग्रोथ को स्लो करता है। क्या करता है? आहिस्ता आहिस्ता कर देता है, ताकि वो मीट जल्दी खराब ना हो। तो दो क्वेश्चन इसके एंगल से आ सकते हैं, या एक ही स्टेटमेंट आ सकती है कि वो कौन सा मेथड है जो शॉर्ट टर्म प्रिजर्वेशन है और माइक्रोबियल ग्रोथ को स्लो करता है। तो आपने समझना है वो चिलिंग मेथड है। ठीक हो गया। दूसरा इसका टेम्परेचर से पूछ सकते हैं कि चिलिंग में जो है ना टेम्परेचर कितना रखते हैं, 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक हो गया। दूसरा मेथड है फ्रीजिंग। यह फ्रीज किया जाता है, मतलब इसको आइस में कन्वर्ट किया जाता है। इसका टेम्परेचर होता है -18 डिग्री सेल्सियस। ठीक हो गया, माइनस है तो आपको पता है ये वेरी वेरी कूल है। ठीक हो गया।
तो -18 डिग्री सेल्सियस, ये इंपॉर्टेंट है, फ्रीजिंग का ये टेम्परेचर पूछ सकते हैं, तो आपने याद रखना है माइनस। जल्दी में आपको वो 18 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल भी दे देगा, बट वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव नहीं करना है, आपने याद रखना है -18 डिग्री सेल्सियस। ठीक हो गया? ये आपने जहन में बिठाना है, ये माइनस की साइन दी हुई है। इसमें क्या होता है कि लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन होती है, बहुत ज्यादा टाइम के लिए वो पढ़ते हैं, कितने कितने टाइम के लिए करता है। और ये जो माइक्रोबियल ग्रोथ होती है बैक्टीरिया वगैरह की या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, उसको स्टॉप कर देता है। वहां पे हो रहा था स्लो, ये बिल्कुल जड़ से ही खत्म, स्टॉप। ठीक हो गया? तो ये आपने याद रखने दो मेथड मीट को प्रिजर्व करने के लिए। एक होता है चिलिंग मेथड, उसमें शॉर्ट टर्म प्रिजर्वेशन होती है और जो माइक्रोबियल ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो जाती है। दूसरा है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग होता है -18 डिग्री सेल्सियस, और ये होती है लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन के लिए, और ये ग्रोथ जो भी बैक्टीरिया वगैरह की होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की होती है, उसको स्टॉप कर देता है। सही हो गया? ये आपने दोनों का फर्क याद रखना है। बाकी ये इनकी लाइफ याद रखने की जरूरत नहीं है। ये -18 है, मतलब ये फ्रीजिंग कितने तक, ये मटन है, शीप का मीट, चीवोन गोट का मीट, बीफ किसका है, कैटल का, और केरा बीफ बफेलो का। तो इन सब के मीट 6 मंथ तक खराब नहीं होंगे अगर आप उनको फ्रीज करेंगे -18। तो ये देखें, जो है ना, बहुत ज्यादा जो है ना शेल्फ लाइफ है, कि 6 मंथ तक वो जो है ना मीट आपके पास चलेगा और आप खा सकते हैं एनी टाइम। तो ये फ्रीजिंग का, ये शेल्फ लाइफ से क्वेश्चन वगैरह नहीं आता है। सही हो गया? तो ये नहीं याद रखना है। उसके बाद ये करिंग कौन सा है, इसको साल्टिंग मेथड भी कहा जाता है। ये ओल्डेस्ट मेथड है, आपने देखा होगा गांव वगैरह में काफी लोग मीट को नमक लगाते हैं कि खराब ना हो। सही हो गया? तो उसको ये साल्टिंग या करिंग मेथड कहा जाता है। तो ये याद नहीं रखना। स्मोकिंग, कुछ कुछ लोग जो है ना वो वुड वगैरह को जला के धुआं वगैरह करते हैं, उससे भी मीट में कुछ फ्लेवर्स आते हैं, प्रिजर्व हो जाता है। तो ये डिफरेंट इसके मेथड्स हैं, जो है ना, जिससे जो है ना इसको प्रिजर्व करने के लिए। थर्मल मेथड है, कैनिंग मेथड है, डिहाइड्रेशन, इरेडिएशन, ये डिफरेंट मेथड्स हैं। तो मेजर जो दो मेथड्स हैं वो हैं चिलिंग एंड फ्रीजिंग। एमसीक्यूज के हवाले से ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया? इनके आपने टेम्परेचर भी याद रखने हैं, और उसके साथ साथ कि ये शॉर्ट टर्म कौन करता है और लॉन्ग टर्म प्रिजर्व कौन करता है, ये भी आपको आइडिया होना चाहिए। सही हो गया? उसके बाद स्लाटर हाउस। स्लाटर हाउस के बारे में पढ़ते हैं। स्लेटर हाउस का अदर नेम आपने याद रखना है अबेटवायर। स्लाटर हाउस को दूसरा क्या कहा जाता है? अबेटवायर कहा जाता है। तो ये सिनोनिम भी आ सकता है कि स्लाटर हाउस को और क्या कहा जाता है, तो आपने ये नाम सुनना है, अबेटवायर उससे कहा जाता है। ठीक हो गया? तो ये है। बाकी अबेटवायर वर्ड लिखा हुआ है, मतलब स्लॉटर हाउस में क्या रिक्वायरमेंट्स है, तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है। टाइप्स किसके किस तरीके से, स्मॉल अबेटवायर स्लॉटर हाउस 1-2 एकड़ पे जो है ना मुश्तमिल होता है, उसमें लेस देन 100 एनिमल आप रख सकते हैं। मीडियम 2 से 4 एकड़ जमीन पे मुश्तमिल होता है, उस पे आप 100 से 200 एनिमल स्लॉटर कर सकते हैं पर डे। और जो लार्ज होता है एडवांस, ये 4 से 6 एकड़ पे आता है, और इस पे आप मोर देन 200 एनिमल्स को डेली बेसिस पे स्लाटर कर सकते हैं। तो ये आपसे वो नहीं पूछेगा, ना ही हमारा स्लाटर हाउस का कोई पेपर है। सही हो गया? तो जो चीज इंपॉर्टेंट है वो हम पढ़ते हैं। यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है FAO 1978। सही हो गया? इसका क्या मतलब है? FAO जो है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसका फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। सही हो गया? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इस ये सवाल जीके का सवाल है, ये वेटनरी ऑफिसर में भी आ चुका है। इसका आपने हेडक्वार्टर याद रखना है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे मौजूद है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है इसका रोम में। रोम जो सिटी है इटली की, ठीक हो गया, वहां पे इसका हेडक्वार्टर मौजूद है। ठीक हो गया? रोम, इटली। तो ये आपने याद रखना है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर, ये वीओ 2020 या 18 में क्वेश्चन आ चुका है कि एफएओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ऑप्शन में रोम था। ठीक हो गया? रोम जो है सिटी, जो इटली का शहर है, वहां पे इसका हेडक्वार्टर मौजूद है। ठीक हो गया? तो ये आपने याद रखना है। सही हो गया? यहाँ पे ये बताना था जस्ट।
बाकी इनकी अकाउंट, अभी जाहिर है ये फूड एंड एग्रीकल्चर की ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये मीट वगैरह भी प्रोडक्ट है फूड की, तो फूड में आता है। तो उन्होंने फिर कुछ रिक्वायरमेंट्स दी हुई है कि जो है ना उनको स्लॉटर हाउस को कैसे क्लीन किया जाता है या साफ वगैरह किया जाता है आफ्टर स्लॉटरिंग। तो कैटल एंड बफेलो के लिए 1000 लीटर पानी का जो है ना जरूरत होती है सफाई के लिए। पिग के लिए 450 लीटर, शीप एंड गोट के लिए 100 लीटर। तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक हो गया। तो ये आपने जहन में बिठाना है। यहाँ पे आपने याद रखना है ये चिलिंग रूम, ठीक हो गया। चिलिंग का मतलब हमने ऊपर भी पढ़ा था, क्या होता है? कूल मतलब होता है ठंडा। चिलिंग वो होता है कि जहाँ पे स्लाटर जो मीट आपने किया है उसको अभी स्टोरेज किया जाता है, उसको चिलिंग रूम, ये स्लाटर हाउस में बना होता है, चिलिंग रूम उसे कहा जाता है। सही होगा। ताकि जो मीट में हमने ऊपर पढ़ा, चिलिंग क्या होता है कि उसको 4 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है मीट को, और उसकी बैक्टीरियल ग्रोथ वगैरह स्लो हो जाती है ताकि मीट फ्रेश रहे। तो कारकेस यहाँ पे आपने याद रखना है, एमसीक्यूज है कि चिलिंग रूम में कारकेस का कितना टेम्परेचर रखा जाएगा। कारकेस क्या है, मैंने ऊपर आपको बताया है। जब एनिमल जिंदा होता है, उसके बाद जब उसकी वो ज़िबह किया जाता है या उसकी स्लाटरिंग की जाती है, तो हेड स्किन वगैरह इनको रिमूव किया जाता है, जो मीट बचता है उसको कारकेस कहा जाता है। तो आपने चिलिंग रूम में, जाहिर है स्लाटरिंग का एक पार्ट है, स्लाटरिंग का एक रूम है, वहां पे आपने एनिमल को स्लाटर कर दिया। उसके बाद जो मीट आपने निकाला है, अभी आपने वो चिल करना है, कूल करना है। वो कितने टेम्परेचर पे? 7 डिग्री सेल्सियस पे। ये डायरेक्ट एमसीक्यूज है ये भी, कि कारकेस को चिलिंग रूम में किस टेम्परेचर पे रखा जाता है। सही हो गया। तो ये आपने याद रखना है। तो 7 डिग्री सेल्सियस। दूसरे होते हैं ओफल्स। अभी ओफल्स किससे कहते हैं? ये होते हैं इंटरनल ऑर्गन्स एनिमल के। स्लाटरिंग के दौरान आप यहाँ जैसे चिकन वगैरह लेते हैं आप शॉप से, तो वो इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं, जैसे लिवर है, किडनी, लंग्स, वो बाहर फेंकता है ना, लिवर वगैरह तो आप ले लेते हैं, तो उनको वो कुछ ऑर्गन्स को बाहर फेंक देता है, तो उनको ओफल्स कहा जाता है। जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं एनिमल्स के, स्लाटरिंग के बाद उनको ओफल्स कहा जाता है, जिसमें हार्ट है, लिवर, किडनी, लंग्स, स्टमक, ये सारी चीजें ये ओफल्स में आते हैं। तो इनको भी स्टोरेज किया जाता है, चिल किया जाता है चिलिंग रूम में, बट इनका टेम्परेचर होता है 4 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपने दोनों, ये मैंने बता दिया ओफल्स क्या होते हैं, कारकेस क्या होता है। सही हो गया। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि कारकेस को चिल करने के लिए या चिलिंग रूम में कितना टेम्परेचर रखा जाता है, 7 डिग्री सेल्सियस। एंड ऑफल्स को जो है ना चिल किया जाता है या चिलिंग रूम में रखा जाता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। बस यहां से आपने ये चीज याद रखनी है। उसके बाद जो चीज है वो है लेरेज। अभी ये क्या चीज होती है, इसकी भी आपने डेफिनेशन याद रखनी है कि लेरेज एक जगह का नाम है, एक प्लेस का नाम है, एनिमल को स्लाटरिंग करने से पहले जहां पे रखा जाता है उसको लेरेज कहा जाता है। सही हो गया। लेरेज क्या है? एक जगह है। अभी ये सारी स्पेस वहां पे प्लेसेस बनी हुई होती हैं, स्लाटर हाउस आप विजिट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, तो उससे लेरेज कहा जाता है। लेरेज क्या होता है कि वो प्लेस जहां पे एनिमल को बिफोर स्लाटरिंग रखा जाता है, तो उसको कहा जाता है लेरेज। क्यों रखा जाता है भाई? जो है ना, कितने टाइम के लिए? ये टाइम आपने याद रखना है, 24 आवर्स, 24 घंटे पहले। अगर आप स्लाटरिंग कर रहे हैं, फॉर सपोज कल ट्यूसडे है, तो मंडे पे आपने जो है ना, या संडे की शाम को आपने एनिमल आपने स्लॉटर हाउस पहुंचाया है, तो 24 घंटे आपने उससे रेस्ट देनी है। और जिस जगह पे रेस्ट देनी है उससे कहा जाता है लेरेज। सही हो गया। क्यों दिया जाता है? क्योंकि रिस्टोर द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। क्योंकि ऊपर मैंने आपको बताया था ना, पोर्क का मीट और डार्क ड्राई फार्म मीट, इनमें क्या हो रहा था? एनिमल स्ट्रेस में आ रहा था, फटीग हो रहा था ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। तो इसलिए वो अपना नॉर्मल फंक्शंस रिस्टोर कर लेगा 24 घंटों में, खाएगा पिएगा, और डॉक्टर जो होगा उसको इंस्पेक्शन भी, उसकी एंटीमोर्टम भी हो जाएगी, हर चीज हो जाएगी। तो एनिमल बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, ताकि हमें उसके मीट में से कोई जो है ना ऐसी चीज ना मिले जो है ना, जो इशू करे, जैसे फिर इशू बन जाते हैं मीट में। तो इसलिए जो है ना इसको 24, अगर क्वेश्चन आ जाए कि लेरेज में एनिमल को कितने घंटों के लिए रेस्ट दी जाती है, ये क्वेश्चन एग्जैक्ट क्वेश्चन है कि 12 घंटे, 20 घंटे, 18 घंटे, तो आपने याद रखना है 24 घंटे। 24। अभी वो देते हैं स्लॉटर हाउस में या नहीं देते, आपका उनसे लेना देना नहीं है, ठीक हो गया।
तो आपने ये बुक के हवाले से एकेडमिकली याद रखना है कि 24 घंटे एनिमल को रेस्ट देनी है स्लॉटरिंग से पहले। सही हो गया। उसमें क्या किया जाता है, फीडिंग एंड वाटरिंग की जाती है, कि मतलब उसे फीडिंग दी जाती है, वो पानी वगैरह दिया जाता है। एंटीमोर्टम इंस्पेक्शन ये बता चुका हूँ, एंटीमोर्टम मतलब उसको देखा जाता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक हो गया। ताकि एनिमल, अगर बारिश वगैरह हुई है, गर्मी है, तो उससे भी उसको जो है ना मेंटेन किया जाए। तो ये क्या चीजें होती है, मतलब वो जगह होती है जहाँ पे एनिमल को स्लॉटरिंग से पहले 24 घंटे रखा जाता है, उसको लेरेज कहा जाता है। सही हो गया। तो ये आपने याद रखना है। लास्ट चीज,